हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और जो मैंने जीएस की सीरीज शुरू की थी, उसी जीएस की सीरीज में हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे थे। और आज जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, उसी टॉपिक का नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में दो पूछे जाएंगे कि प्रियम्बल का आधार क्या है या प्रियम्बल का बेस क्या है। तो जब हम प्रियम्बल के आधार और बेस की बात करते हैं तो हमने बताया था, ठीक मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है कि हमारे जो देश के लोग हैं उन्होंने ही संविधान सभा का गठन किया। और संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 बैठक हुई, ठीक 9, 11 और 13 दिसंबर को। जो 13 दिसंबर वाली बैठक थी, जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, इसी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, जिसे हमने कहा था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बता दिया था कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। कहने का मतलब, अगर हम प्रियम्बल के बेस की बात करें तो इसका जो बेस है वो 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। फिर अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि दुनिया में सबसे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देने वाला जो देश था, उसी देश का नाम क्या था? यूएसए। और यूएसए ने जब अपने देश को दिया तो उसी के आइडिया को, उसी ने प्रियम्बल को लिखा और उसी के आइडिया को, उसी के विचार को हमने कॉपी कर लिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने प्रियम्बल को कहां से लिया है? यूएसए से। लेकिन प्रियम्बल की लैंग्वेज को लिखने के लिए हम कहां पे गए थे? ऑस्ट्रेलिया में गए थे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, एक तो बेस के बारे में और एक सोर्स के बारे में। तो सोर्स पूछेगा तो यूएसए, लैंग्वेज पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कहने का मतलब अगर हम प्रियम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो प्रियम्बल वो है जो ये बताता है कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। तो जब हमने प्रियम्बल को लिखा तो प्रियम्बल को लिखने के लिए हमने लैंग्वेज को कॉपी किया ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने लिखा था वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए हमने भी लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो इस प्रस्तावना के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है। ठीक, इसी में सबसे पहले की बात करते हैं जिसे हमने पावर कहा है या जिसे हमने शक्ति कहा है। ठीक, अगर हम प्रियम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो प्रस्तावना की जो शक्ति है वो भारत के लोगों में ही निहित है, क्योंकि प्रस्तावना को भारत की जनता के द्वारा लिखा गया है, भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया है। ठीक, भारत के लोगों ने खुद तो नहीं लिखा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन लोगों को चुनकर बैठाया गया था वो भारत के लोगों ने ही बैठाया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शक्ति है प्रियम्बल की, वो भारत के लोगों में ही निहित है। भारत के लोगों ने ही उसे अडॉप्ट किया, भारत के लोगों ने ही उसे इनेक्ट किया, और भारत के लोगों ने उसे इनेक्ट किया यानी कि समर्पित किया अपने लिए। इसलिए हम लास्ट लाइन में लिखते हैं कि अंगीकृत। ये 3 वर्ड हम यूज करते हैं, अडॉप्ट, इनेक्टेड और गिवन टू देमसेल्फ, यानी कि प्रियम्बल को भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया, अपने लिए बनाया गया। ठीक, और अपने लिए ही इन्होंने इसको अंगीकृत किया, यानी कि इसको समर्पित किया और अपने आप को समर्पित किया। तो जो पहली लाइन लिखी है प्रियम्बल के अंदर, दैट इज हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग मतलब ये जो प्रियम्बल है वो भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। भारत के लोगों ने इसे खुद ना बना के संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन उन लोगों को हमने चुना और इसे खुद ही अपने ऊपर आत्मसमर्पित किया है भारत के लोगों ने। ठीक, अब पहला पॉइंट तो यह है जो प्रियम्बल की शक्ति के बारे में बताता है। दूसरा, जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो वो ये बताता है कि इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, राजनीतिक सिस्टम होगा, वो कैसा होगा। इसीलिए हम इसके अंदर कुछ वर्ड पढ़ते हैं, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, इसको हम बोलते हैं सॉवरेन, समाजवाद सोशलिज्म, पंथ निरपेक्षवाद सेकुलरिज्म, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। अब इन एक एक वर्ड को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले वर्ड में लिखा है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। कहने का मतलब, पहली लाइन तो समझ में आई कि हम भारत के लोग भारत के लिए बना रहे हैं। ठीक, दूसरा, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। सॉवरेन क्या मतलब है कि हमारे सरकार के ऊपर किसी भी बाहरी देश का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। हमें जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल हो चाहे वो हमारे आउटसाइड हो,
वो हमारी सरकार खुद लेगी, यानी कि हमारी सरकार खुद लेगी। और सरकार को कौन चुन रही है? जनता चुन रही है। हमारा किसी के ऊपर बाहरी दबाव नहीं होगा। इसी का मतलब है संपूर्ण संप्रभुत्व और संपन्न। कहने का मतलब हम खुद ये डिसाइड करेंगे कि हमारी बाउंड्री कितनी है, ठीक, हम किस तरीके से अपने देश का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक, उन सारे के सारे डिसीजंस को लेने के लिए हम सॉवरेन वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज संपूर्ण संप्रभुत्व और संपन्न। दूसरे की बात करते हैं जिसे हम समाजवाद बोलते हैं। समाजवाद का मतलब यहां पर है कि सरकार अगर कोई भी रिसोर्सेज तय करती है तो वो जनता के लिए बराबर तय करेगी। कहने का मतलब किसी के साथ समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सरकारी या प्राइवेट चीज को लेकर। फॉर एग्जांपल आप बस में सफर करते हो तो बस में जाने के लिए सभी के लिए अनिवार्यता है। ऐसा तो नहीं होता कि इस धर्म के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा या यहाँ के वर्ग के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। इसी को हमने कहा है समाजवाद, सोशलिज्म। फिर हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षवाद, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलर की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश का, हमारी सरकार का कोई भी खुद का एक धर्म नहीं होगा, ना ही सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। उसी का मतलब है पंथ निरपेक्षवाद। इसका मतलब लोग बाग ये भी समझ लेते हैं कि भाई सरकार किसी धर्म से नफरत करेगी, नहीं, नफरत इसमें नहीं लिखी है। हमारे कहने का मतलब है हमारे खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक, सरकार पर्टिकुलर किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, उसे ही हमने कहा है पंथ निरपेक्षवाद। फिर तीसरा और चौथा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। कहने का मतलब जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। कहने का मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक सिस्टम होगा, जनता के द्वारा जिन लोगों को चुना जाएगा वो लोग हमारे देश को चलाएंगे, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, ठीक। दूसरा रिपब्लिक का मतलब है हमारे देश में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं होगी जो अनुवांशिक होगी। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ब्रिटेन के राजा का पद अनुवांशिक है और ब्रिटेन के राजा की तरह ही हमने अपने देश में एक पद लिया ब्रिटेन से, दैट पोस्ट इज नोन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के पद को हमने अनुवांशिक नहीं बनाया। कहने का मतलब जो हमारे देश में राष्ट्रपति होगा वो भी कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, लेकिन वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ठीक। तो ये चारों के चारों पांचों पॉइंट आपको समझ में आए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसके अंदर 5 पॉइंट आते हैं, सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, संपूर्ण संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारा देश की पावर जनता, मतलब जनता के हाथ में है। जनता पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू हमारे देश को चलाएगी, लेकिन उस देश का नेचर कैसा होगा। कहने का मतलब जब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो ये हमारे देश के नेचर के बारे में बात करता है। इसी नेचर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जस्टिस, न्याय। और हमारे देश में 3 तरीके का न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब, कहने का मतलब समाज के अंदर जब न्याय किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि उच्च वर्ग के लोगों को तो समाज दे, मतलब न्याय दे दिया जाए और निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जाए। इसीलिए मैंने आपको समझाया है कि सामाजिक का मतलब ये है, आर्थिक का मतलब भी आपको समझ में आता है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है उच्च वर्ग, जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो न्याय मिल जाए और जो गरीब व्यक्ति है उसे न्याय ना मिले, ऐसा नहीं होगा। सभी को राजनीतिक पद धारण करने की स्वतंत्रता होगी। कहने का मतलब सब, कोई भी व्यक्ति कोई भी राजनीतिक पद को धारण कर सकता है। तो इन 3 तरीके के जस्टिस को भी हमने अपने प्रीएम्बल में ऐड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आधे से ज्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, इस चीज को हमने कॉपी कहां से किया है, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, इसको हमने रशियन रेवोल्यूशन से कॉपी किया है। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसे हमने लिबर्टी कहा है, कहने का मतलब स्वतंत्रता कहा है। हमारे देश में 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, 1, 2, 3, 4 और 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किसी भी व्यक्ति को कोई भी विचार करने की स्वतंत्रता है, और अगर वो विचार करता है तो उसे अपने विचार को एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता है, जिसको हमने अभिव्यक्ति बोला है, ठीक। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स में जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 भी इसकी बात करता है। दूसरा, किसी को भी किसी पे विश्वास करने की स्वतंत्रता है, बिलीव जिसे हम बोलते हैं।
किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी को भी कोई उपासना करने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब चाहे वो मस्जिद में जाए, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है, जो हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। तो ये भी हमारी बात करता है लिबर्टी की, स्वतंत्रता की, जिसमें कितने टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ है कि प्रियम्बल के अंदर कितने टाइप की लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करता है, 5 टाइप की। कितने टाइप की जस्टिस की बात करता है, 3 टाइप की। इसका ऑर्डर क्या है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पेपर में पूछा हुआ है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जस्टिस को कॉपी कहां से किया है, रशियन रेवोल्यूशन से। लिबर्टी, स्वतंत्रता, 5 टाइप की स्वतंत्रता होगी। फिर बात करते हैं इक्वालिटी, समानता, प्रतिष्ठा, स्टेटस की सबको समानता होगी, अवसर की सबको समानता होगी। कहने का मतलब हमारे देश में सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। ठीक, ये हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो समानता का अवसर भी दिया जाएगा। तीसरी बात करता है फर्टिनिटी की, बंधुता की। कहने का मतलब व्यक्ति की एक गरिमा होगी, डिग्निटी होगी। उसके बाद एकता और अखंडता, कोई भी व्यक्ति हमारे देश को तोड़ने की बात नहीं करेगा, हमारे देश को जोड़ने की, और बंधुता यानी कि भाईचारे की बात करेगा। वो भी बात करता है किसके अंदर, प्रियम्बल के जो नेचर है, जो इसका नेचर है जिसके बारे में वो बताता है। ठीक, कहने का मतलब पहला पॉइंट शक्ति के बारे में समझ में आया। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट आपको समझ में आया नेचर कैसा होगा हमारे संविधान का और हमारे प्रियम्बल का। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जब हमने प्रियम्बल को लिख दिया, सब कुछ कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारा समाज चेंज होगा वैसे वैसे हमारे संविधान में चीजों को चेंज किया जाएगा। अब संविधान में प्रियम्बल को तो लिख दिया गया, और जब प्रियम्बल को लिखा गया तो कुछ लोगों ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ प्रियम्बल को कहने वाले व्यक्ति कौन थे। दैट नेम वाज बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा प्रियम्बल को, प्रस्तावना को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, और आर्टिकल 32 के तहत इसे ही कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कहने का मतलब संविधानिक उपचारों, संविधानिक उपचार इसे कहा गया है, दैट इज आर्टिकल 32 के तहत। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल क्या प्रस्तावना का भाग, प्रियम्बल हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा चली, और इसीलिए एक केस आया जिसका नाम था गोपालन वाद केस, जो आया 1950 में, जिसने ये कहा कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब न्यायालय की एडवाइस के द्वारा इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और ये प्रियम्बल हमारी शक्ति का स्रोत भी नहीं है। तो सबसे पहला केस आपको याद रखना है गोपालनवाद केस। इसके बाद एक केस आया जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, दैट केस वाज बेरूबारी मामला 1960। और जब बेरूबारी मामला आया तो इस बेरूबारी ने कहा कि प्रस्तावना ठीक संविधान का अंग नहीं है। कहने का मतलब कोई हिस्सा नहीं है। ठीक, और जब हिस्सा ही नहीं है तो ना तो हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई बदलाव कर सकते हैं। इसलिए एक केस आया केशवानंद भारती केस 1973 में, जो केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट था। ठीक, संघ सरकार था, जिसके अंदर 13 जजेस की बेंच बनाई गई, 13 जजेस बेंच को बनाया गया, और 13 जजेस की बेंच ने यह निर्णय दिया कि प्रियम्बल प्रस्तावना हमारे संविधान का एक भाग है, और जब ये हमारे संविधान का एक भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है अकॉर्डिंग आर्टिकल 368। लेकिन संशोधन तो किया जाएगा, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे को, कहने का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाएगा। अब सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में आता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे संविधान में जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक, रिपब्लिक है, जनता, सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, ऐसी बहुत सारी मूलभूत ढांचे के अंदर चीजें लिखी हुई हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये एक चर्चा का विषय है, इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है केस पहला गोपालनवाद केस 1955, बेरूबारी केस, संविधान का भाग नहीं है प्रियम्बल, और
जब संविधान का भाग नहीं है तो केस आया केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, जिसने ये कहा कि यह संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बना कि हमने अपने प्रीएम्बल में कौन से संविधान संशोधन के थ्रू कितने वर्ड को ऐड किया है। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इसके थ्रू हमने अपने संविधान में प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड को ऐड किया। एक का नाम था सोशलिज्म, एक का नाम था सेकुलरिज्म, एक का नाम था इंटीग्रिटी, कहने का मतलब समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। इन 3 वर्ड को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में क्या किया, ऐड किया। तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल को बहुत आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। इसका बेस है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, इसका सोर्स है यूएसए, आइडिया यहां से लिया, लैंग्वेज कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में, भारत की जनता ने ही इसको बनाया है, भारत की जनता ने इसे खुद को क्या किया है, समर्पित किया है। लेकिन इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, सॉवरेन, सोशलिज्म, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका नेचर कैसा होगा, जिसमें जस्टिस लिखा है, 3 तरीके का जस्टिस, लिबर्टी 5 तरीके की, इक्वालिटी सभी को समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फर्टिनिटी बंधुत्वता, ठीक, डिग्निटी एंड यूनिटी एक और अखंडता के रूप में सभी के लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन प्रीएम्बल प्रस्तावना का भाग नहीं है, लेकिन भाग बताया गया किसके द्वारा, केशवानंदन भारती केस 1973। और हमारे संविधान में एक संशोधन कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्रीएम्बल में 3 वर्ड को ऐड कर दिया गया, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी। दिस इज ऑल अबाउट द प्रीएम्बल। ठीक, अगर हम प्रीएम्बल को जाने तो इतना ही प्रीएम्बल के बारे में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको और कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक, हम जितने अच्छे तरीके से जीएस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कम समय में ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने समय को बचा सकें पेपर में और उन्हीं चीजों को अटेम्प्ट कर सकें जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।